Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is the quiz number 5 और इस क्विज़ में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि अभी हमने रिसेंटली में 22 ऑफ मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया, लेकिन 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे भी मनाया जाता है, जिसकी अब की बार की जो थीम थी वो थी अडॉप्ट और डोंट स्टॉप। इस वर्ल्ड टर्टल डे या टर्टल डे को एक कंजर्वेशन के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए 2000 में अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, इसने इसको स्टार्ट किया और इंडिया में इसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि हाँ, इसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है और दोनों ने मिलकर के इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। इंडिया में जो कुछ टर्टल की स्पीसीज पाई जाती है इंडियन वाटर में, वो होती है ओलिव रिडल्स, ग्रीन टर्टल, लॉगर हेड, हॉक्सबिल एंड लेदर बैक। द ओलिव रिडल जो होती है और लीदर बैग और लॉगर हेड होती है, ये IUCN की रेड लिस्ट की थ्रेटन स्पीसीज होती है, जो कि वनरेबल IUCN की कैटेगरी में आती है। हॉक्सबिल जो होती है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनलिस्ट की गई है, और ग्रीन टर्टल जो होती है इंडेंजर्ड इनलिस्टेड की गई है। ये इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंतर्गत इसको कंजर्व किया जाता है। शेड्यूल 1 में इसको अच्छे से मेंशन किया गया है। और टर्टल को कंजर्वेशन और भी तरीके से मिलता है, जो कि हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जो भी लॉ होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इसको उसके अंतर्गत भी कंजर्वेशन दिया जाता है। और गंगा रिजुवेशन और गंगा से रिलेटेड जो भी चीज़ें कंजर्वेशन में आएंगी, गंगा बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए टर्टल्स को कंजर्व किया जाता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कुछ स्पीसीज़ क्या हैं, थीम्स क्या है और कौन सी किस कैटेगरी में लिस्ट किया गया है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ जनरली नॉट अडॉप्टेड फॉर द सेफ डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो लास्ट स्टेज होता है कि वेस्ट को डिस्पोज करना, इसमें इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि प्रिफर नहीं किया जाता, जो कि जनरली अडॉप्ट नहीं किया जाता, जो कि सही नहीं है? क्या वो इंसिनेशन है, क्या वो हाइड्रोक्लेविंग है, या लैंडफिलिंग है, या श्रेडिंग है? देखो, इंसिनेशन, हाइड्रोक्लेविंग और श्रेडिंग ये एक तरीके से बेहतर हैं कंपैरिजन टू लैंडफिलिंग। बिकॉज इंसिनेशन में क्या होता है, आप वेस्ट को रिड्यूस भी करते हो, काफ़ी हद तक एनर्जी भी जनरेट कर सकते हो, और एक तरीके का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है। हाइड्रोक्लेविंग में आप जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको क्या करते हो, डिसइंफेक्ट करते हो। लेकिन लैंडफिल क्या होता है, ये मेन रीज़न होता है, इसको कभी जल्दी अडॉप्ट नहीं किया जाता है, चाहे वो डंप करना है, लैंडफिल करना है, तो इसका आंसर लैंडफिलिंग होती है। देखो, जो शेडिंग भी होती है, शेडिंग में आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस इक्विपमेंट्स में जो फिगर दिया गया है, ये एक प्रोसेस इक्विपमेंट में काफ़ी स्टेजेस होती हैं। जैसे स्क्रीनिंग पहली स्टेज में जो दिखाया गया है कि वेस्ट को किस तरीके से रोटेशन, मिक्स वेस्ट है उसको उसमें डाल के रोटेट करके किस तरीके से उसको स्क्रीन किया जाता है, फिर उसके बाद श्रेड किया जाता है। जो कि शेडिंग में क्या होती है कि इसमें नंबर्स ऑफ शेडर्स होते हैं, जो कि अलग अलग वेस्ट को, मतलब इनके अलग अलग ब्लेड्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, हैमर्स होते हैं, जो इनको ग्रेड्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में शेडिंग कर देते हैं, उनकी शेड कर देते हैं वो। फिर उसके बाद मैग्नेटिक स्प्रेडर होता है, वो जो होता है इसको सेपरेट कर देता है फेरस और नॉन फेरस पार्ट में, फिर उसमें एयर फ्लो भी किया जाता है। इसी तरीके से उसकी स्क्रीनिंग यानी सेग्रीगेशन इस बेसिस पे कर सकते हैं आप, और उसको रिसाइकिल और रीयूज़ भी कर सकते हैं। और हाइड्रोक्लेविंग क्या होती है, इसमें क्या होता है कि वेस्ट को हम वाटर, हाइड्रो आ गया इसमें, तो वाटर है, हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करते हैं कि हीट करते हैं, और जो भी आपका इक्विपमेंट, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो या लैब का हो, कुछ भी चीज़ें हो, उसको हम लोग डिसइंफेक्ट यानी स्टेलाइज करते हैं एक तरीके से। लेकिन आप देखो लैंडफिल में क्या हो रहा है कि वेस्ट आ रहा है, उसको सीधा आप डंप कर रहे हो या फिर लैंडफिलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, उससे ग्रीन हाउस गैसेस भी निकल रही है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीथेन की मान लो रिकवरी हो रही है एज ए एनर्जी, लेकिन आप लीचेट उसमें जो प्रोड्यूस होता है उससे ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होता है। लीचेट्स में आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, VOCs भी होती है। ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से यानी एयर ग्राउंड, मतलब ये प्रिफरेबल नहीं है, तो इसको कम प्रीफर किया जाता है, अडॉप्ट कम किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि टाइम बीच मिसौरी केस रिलेटेड टू। देखो, इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं, केसेस दे दिए जाते हैं कि हाँ ये किस वेस्ट से रिलेटेड है या किस इंसिडेंट से रिलेटेड है, किससे इसका रिलेशन है।
कभी ये मैचिंग में आते हैं, कभी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है केस, तो आप समझ जाओगे इजली कि हाँ ये किस वेस्ट से रिलेटेड है। तो टाइम बीच मिसूरी जो है ये हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ था कि 22 तो नहीं तो 23 ऑफ दिसंबर को 1982 में एक जगह है यूएस में, टाइम बीच मिसूरी, वहाँ पे डायोक्सिन की स्प्रेडिंग हो गई थी, जिससे वहाँ की सॉइल पूरी की पूरी कंटामिनेटेड हो गई थी, बहुत बड़े लेवल पे डैमेज हुआ था। आज भी वहाँ पे हैबिटेट्स नहीं है, लोग वहाँ नहीं रहते हैं, उसको पूरी तरीके से वैकेंट कर दिया गया है। बाकी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे पूरी तरीके से ग्रो हो गई है पूरी, वहाँ मूवमेंट अभी भी वहाँ पे प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो व्हीकल ड्राइव करने के लिए हो, चाहे वहाँ जाने के लिए हो, कुछ भी तरीके के लिए हो, प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं। बिकॉज डायोक्सिन बहुत टॉक्सिक और हैजार्डस वेस्ट में आता है। तो वो हैजार्डस वेस्ट भी कुछ कैटेगरीज होती है कि हैजार्डस वेस्ट किस बेस पे आप उसको डिफाइन करते हो। हैजार्डस वेस्ट क्या होना चाहिए कि ये इसकी इग्निटिविटी जो है काफ़ी हाई होनी चाहिए, लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में भी ये इग्नाइट हो जाना चाहिए। कोरोजिव होना चाहिए, कोरोजिव यानी ये कोरोड कर दे किसी भी एलिमेंट्स को। वो कब होगा, या तो हाईली एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। वह कब होगा, वो जब उसका पीएच 2 से कम होगा या 12.5 से ज़्यादा होगा। रिएक्टिविटी इसकी हाई होनी चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में भी ये रिएक्शन कर जाए किसी भी कंपाउंड से या किसी भी एलिमेंट से। टॉक्सिसिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ कैटेगरी है। बायोमेडिकल वेस्ट वही वेस्ट होते हैं कि जो भी आप हॉस्पिटल्स में, लैब में, कैंप में डायग्नोसिस करते वक्त, रिसर्च करते वक्त, इम्यूनाइज करते वक्त जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। म्यूनसिपल वेस्ट में आपके घर से, रेसिडेंशियल से और क्या कहते हैं कमर्शियल से, इंस्टीट्यूशनल से, इन सब चीज़ों से निकलने वाले जो भी वेस्ट होते हैं, चाहे वो वेट और ड्राई, उसमें और भी कैटेगरी से डिवाइड कर दिया जाता है। वो जो होता है वो म्यूनसिपल वेस्ट होता है। लेकिन इसमें आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट और ऑटोमोबाइल वेस्ट, म्यूनसिपल स्लज, ये सब काउंट नहीं किए जाते। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989 द लिमिट ऑफ पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन वेस्ट ऑयल सुटेबल फॉर रिसाइकलिंग शुड बी लेस देन। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये लॉ से रिलेटेड जो दुनिया भर के होते हैं। एक तो ये सिंपल हो गया, आपको पता है कि लॉ कब आया, कब इसका इम्प्लीमेंट हुआ। जैसे इसका ही देखो 1989, इसको पता कर लेना, याद कर लो अच्छे से। मे भी पूछा जाए या मैचिंग में आ जाए, कभी भी आ जाए, लेकिन कुछ फैक्ट होते हैं। इसको आपको म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, हैजार्डस वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट, इन तीन चीज़ों का तो कुछ फैक्ट्स, डेटा अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ये एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन पूछता है। अब पूछता है तो आपके मार्क्स आने चाहिए उसमें। तो इसका इसमें जो परसेंटेज होना चाहिए वो 6% है। अब कुछ मैं डेटा यहाँ पे हैजार्डस वेस्ट का दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें इसको शेड्यूल 5 में मेंशन किया गया है, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में क्या है, ऐसे चीज़ों का स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो यूज्ड ऑयल सुटेबल फॉइल होते हैं रिसाइकलिंग के लिए। अब बी में जो दिया गया है फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम द वेस्ट ऑयल होते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये पार्ट ऐसे ही है कि पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो उसकी परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, 6% है। बाकी आपका इसी तरीके से पीसीबी, लेड, कैडमियम, क्रोमियम दिया गया है। और बाकी इस पार्ट बी में भी बहुत सारे एलिमेंट्स की परमिसिबल लिमिट दी गई है। इसको आपको याद ही करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चौथा है बेसल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट अडॉप्टेड इन द ईयर। ये किस ईयर में अडॉप्ट किया गया, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये 1989 में अडॉप्ट किया गया था। अभी हैजार्डस वेस्ट भी वही था, लेकिन इसका इफेक्टिव क्या है इसको आप देखना कब से इफेक्ट हुआ। देखो बेसल कन्वेंशन में मोस्टली क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया एक लॉ है वेस्ट मैनेजमेंट को, कि ट्रांस बाउंड्री या मूवमेंट को जो हैजार्डस वेस्ट का होता है उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट किस बेसिस पे होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना मूवमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है वो बेसल कन्वेंशन होता है। ये लीगल है कि इनलीगल है, कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लीगल, इन सब चीज़ों में बहुत सारे काम इलीगल होते हैं। जैसे कि हमारे यूके का और अमेरिका का बहुत सारा वेस्ट जो था, चाहे वो म्यूनसिपल प्लास्टिक्स और हैजार्डस वेस्ट हो, वो चाइना आराम से उसको लेता था और उसकी जो ट्रैफिकिंग होती है वो सब उससे छूट होती थी, बहुत सारे प्रॉफिट होते थे। बहुत सारे लीगल बाइंडिंग को हटा करके इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो बेसल कन्वेंशन यहाँ पे एक तरीके का
रिमीडिएटिविटी एक बैरियर्स का काम करता है जो कंट्रोल करता है इस तरीके की मूवमेंट्स को। तो इसके और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी और शिप डेस्टिनेटेड डिसमेंटलिंग वेस्ट को भी, मरकरी एस्बेटॉस वेस्ट को भी, इलीगल डंपिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट, इन सब चीज़ों को भी ये मॉनिटर करता है और हैंडल करता है। और इसकी जो मेकिंग होती है पूरी तरीके से कंट्रोलिंग पावर वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो होती हैं वो ही यूएनएफसीसी की गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, वही इसको मैनेज करती हैं पूरी तरीके से। इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती हैं, ऑपरेट करती हैं, जो भी विवाद होता है, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सॉल्व करती हैं, इलीगल ट्रांसबाउंड्री को कंट्रोल करती हैं पूरी तरीके से। तो बेसल कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। विच मेथड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बट कुड रिलीज टॉक्सिक एयर इमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर। इसमें कहा गया है कि पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो हमारे वेस्ट के वॉल्यूम को तो रिड्यूस करता है लेकिन एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैस का इमिशन करता है। तो वो हमारा कौन सा मेथड होना चाहिए, वो होगा हमारा इंसिनेशन। इंसिनेशन जो होता है हमारे वेस्ट को 80 से 95% तक वेस्ट को ये रिड्यूस कर देता है, माने उसका कितना भी वॉल्यूम होगा वो हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न करके पूरे के पूरे वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। लेकिन उसके बदले में ये बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसमें डाइऑक्सिन भी होती है, उसको भी इमिट करता है, उससे रिलेटेड गैसेस को। देखो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये है कि डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, बहुत सारा बल्क में वेस्ट है उसको डिक्रीज़ कर देगा। प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड पावर, हीट आप इसको देखो, स्वीडन जो है कुछ कंपनीज है स्वीडन की, वहाँ पे 8% तक का जो इनका जो हीट की एनर्जी का वेस्ट होता है वो यूटिलाइज कर लेते हैं अपने इंसिनेशन इक्विपमेंट से। और रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है एक तरीके से, क्योंकि अब बहुत सारे इंसिनेशन के मेथड्स ऐसे आ गए हैं कि जो इन गैसों को फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं। सेव ऑन द ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, इसको आप कहीं जैसे लैंडफिल कहीं शहर से बाहर आपने बनाया वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का वो खर्चा बच सकता है, क्योंकि आप इसको सिटी के अंदर कहीं भी इम्प्लांटिंग कर सकते हो। प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस का प्रोडक्शन जो कि काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, इसका प्रिवेंशन जो है कम करता है, ये मतलब नहीं करता है। इंसिनेशन ऑपरेट इन एनी वेदर, ये किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, चाहे वो रेन हो, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, सब सारी सीज़न में ये ऑपरेट करेगा अच्छे तरीके से। इफ़ेक्टिव मेटल रिसाइकलिंग लिए सबसे होता है बढ़िया ये, क्योंकि सारे वेस्ट को तो ये बर्न कर देता है, क्योंकि मेटल की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, तो आप इजीली उसके ऐशेस से इसको रिमूव कर सकते हैं। यूज़ ऑफ द ऐश जो होता है उसको भी आप ब्रिक बनाने के काम में ले आते हैं और काफ़ी यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये, इसके सारे इक्विपमेंट्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत सारे चार्ज बेस यानी इन्वेस्ट आपको काफ़ी करना पड़ेगा। पॉल्यूट्स द इन्वामेंट्स को पॉल्यूट करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं, डाइऑक्सिन गैसेस होती हैं और कुछ उससे रिलेटेड वीओसीस कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें गैसेस होती हैं जो इससे निकलती हैं, जो एक पीओपीज़ का काम करते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये है कि आप एक अपने मन में सोचो कि इंसिनेशन जो है वो कह रहा है आप वेस्ट जनरेट करो, हम उसको डिग्रेड कर देंगे, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहा है किसी भी चीज़ का। परमानेंट सॉल्यूशन ना देने की वजह से, जैसे कि ये वेस्ट रिडक्शन को इनकरेज नहीं करता कि आप वेस्ट को रिड्यूस करो, वेस्ट ही कम यूज़ करो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। ये बस एक मेथड्स पे है कि आप वेस्ट लाओ, हम बंद करेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इससे हो सकती है। एज वेस्ट कैन पोटेंशली हार्म पीपल एंड द इन्वायरमेंट, इसका ऐश जो होता है उसमें मेटलिक कंपाउंड में भी हो सकते हैं, तो वो बाद में प्रॉब्लम कर सकते हैं, पीपल्स को हार्म कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने पहले इसका आंसर दे दिया। ISWM स्टैंड्स फॉर, ये इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये इसीलिए होता है। देखो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आजकल यही यूज़ किया जा रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि इसकी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कि वेस्ट को रिड्यूस करना, सोर्स पे ही वेस्ट के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना, उसको अवॉइड, सोर्स पे ही उसको जनरेट होने से रोकना, कि हाँ अब वेस्ट को किस तरीके से, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स बनाए जाएं जो कि वेस्ट रिडक्शन को इनकरेज करें।
फिर उसके बाद आपका आता है रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल, यानी सोर्स रिडक्शन में ये क्या करेगा, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करेगा, पैकेजिंग जो भी बहुत सारी होती है उसको कम करेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को रीयूज़ करने के लिए इनकरेज करेगा, या फिर ऐसा कोई पैकेजिंग दे दे, ऐसा कोई चीज़ दे दे उसको बार बार यूज़ करता रहे। मोर ड्यूरेबल होगा। ऑन साइट मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग, ये भी ये इसी चीज़ का एग्जांपल है सोर्स रिडक्शन का, और क्वेश्चन इस पे काफ़ी पूछे गए हैं कि ऑन साइट मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग किसका एग्जांपल है, सोर्स रिडक्शन का एग्जांपल है। रिसाइकलिंग होती है, इसमें कलेक्टिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, यूजिंग रिसाइकलिंग होती है। डिस्पोजेबल होता है, डिस्पोजल जो होता है सबसे लास्ट होता है, लीस्ट प्रिफरेबल होता है, इसको कम, बहुत ही कम प्रिफर किया जाता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, कहीं भी हो इसको कम ही प्रिफर किया जाता है कि हमारा कम से कम वेस्ट लैंडफिल एरिया में या डंपिंग एरिया में या सैनिटरी लैंडफिल एरिया में जाए। जो हमारा 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी। ये सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करती है। क्या वो रिड्यूस यूज़ ऑफ रॉ स्ट्रेटजी है, मटेरियल रीयूज़ है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट है, या डिक्रीज टॉक्सिसिटी है। इसको तो आप सीधे से थोड़ा सा बाइंड लगा के कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व कर सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है, रिड्यूस यूज़ ऑफ रॉ स्ट्रेटजी, आप रॉ स्ट्रेटजी को रिड्यूस कर रहे हो यानी वेस्ट कम ही जनरेट करोगे। मटेरियल को बार बार यूज़ कर रहे हो तब भी आप वेस्ट को रिडक्शन की पॉलिसी फॉलो कर रहे हो। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट कर रहे हो फिर भी आप रिडक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो। डिक्रीज टॉक्सिसिटी इज़ अ नॉट अ वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी, तो इसका आंसर जो होगा वो 7th होगा। देखो वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी में 3R 5R बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिंपल चीज़ें, इसको आप याद कर लो। रिफ्यूज़ करो पहले, फिर रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, फिर रिस्टोर करो। मतलब आप पहले से यही बनाओ कि प्रिफर करो कि हम ऐसा कम ही काम करें कि जिससे कम वेस्ट जनरेट हो। पूरी तरीके से रिफ्यूज़ करो या फिर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो पूरी तरीके से। फिर रिड्यूस करो, अपना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिड्यूस करो, या ऐसी चीज़ों को जो काम होनी चाहिए और उसका पर्पज़ नहीं है लेकिन फिर भी आप यूज़ करते हो तो उसको रिड्यूस करो, कम करो। आप रीयूज़ करो, आप ऐसी कोई चीज़ ले आ रहे हो जैसे मार्केट से पॉलीथीन कुछ भी ले आते हो पैकेजिंग के लिए, तो उसको चाहो कि आप दोबारा यूज़ कर सको। सिंगल यूज़ चीज़ों का, सिंगल प्लास्टिक बैन जो हमारे यहाँ एयर वो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट डे का थीम भी था, उसको फॉलो किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, रीस्टोर को, इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करके आप वेस्ट रिडक्शन पॉलिसीज़ को इनकरेज कर सकते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन द ग्राउंड वाटर में इंडिकेट नियर बाई। अगर आपके ग्राउंड वाटर में अमोनिया पाया जा रहा है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आसपास कोल माइन है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट है, थर्मल पावर प्लांट है, या ग्रेनाइट क्वेरी है। तो वो सिंपल सी बात है, अमोनिया जो है वो म्यूनसिपल से ही रिलेटेड है, रेसिडेंशियल से ही रिलेटेड है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे आसपास कहीं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट है। अब देखो अमोनिया किस तरीके से होता है कि देखो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या होता है कि अब डंपिंग साइट जो भी हो गई, लैंडफिल साइट हो गई या डंपिंग साइट हो गई, तो उसमें ये होगा कि वो लीचेट जनरेट करेगा। लीचेट जनरेट करेगा तो उसमें क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक और हैवी मेटल्स हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि या तो वो नई ओल्ड लैंडफिल होगी उसमें पाया जाएगा, या तो ओल्ड होगी, नई होगी या ओल्ड होगी, दोनों में ही अमोनिया पाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अच्छी खासी होती है। जो ओल्ड में होती है वो हाइड्रोलिसिस के द्वारा हो जाती है, फर्मेंटेशन ऑफ नाइट्रोजनस फ्रैक्शन जो होते हैं ये ओल्ड में होंगे, इसके द्वारा ओल्ड में पाए जाएंगे। न्यू में क्या होता है आपका, न्यू में यही होगा कि कंपाउंड्स जो होंगे वो डीएमिनेशन, आपके एमिनो एसिड का डीएमिनेशन हो जाता है ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये होगा आपकी न्यू लैंडफिल में, तब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ न्यू लैंडफिल में जो अमोनिया पाया जा रहा है वो उसका रीज़न ये है कि आपके एमिनो एसिड का डिग्रेडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर ओल्ड में हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस है। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल होता है इसलिए इसकी मूवमेंट बढ़ती है, और ये सॉइल और क्या कहते हैं वेजिटेशन के थ्रू लीच करके वाटर, ग्राउंड वाटर में आपके ईजिली मूव कर जाता है। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमास कन्वर्जन प्रोसेस प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू।
अब देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें बायोमास कन्वर्जन प्रोसेस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बायोगैस को प्रोड्यूस करती है। अब एनारोबिक डाइजेशन, फर्मेंटेशन, पायरोलिसिस या एरोबिक डाइजेशन। देखो एनारोबिक डाइजेशन, फर्मेंटेशन नहीं कर सकता, पायरोलिसिस ये इंसिनेशन से मिलता जुलता मेथड है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसको भी डिस्कस करेंगे। एरोबिक डाइजेशन ये क्या प्रेजेंस में करेगा तो बायोगैस कैसे होगी। अब इसका आंसर होगा वो एनारोबिक डाइजेशन होगा। देखो एनारोबिक डाइजेशन में क्या होगा कि डाइजेशन होगा लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो माइक्रोबैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे आपके, वो आपके ऑर्गेनिक मैटर को जब डिग्रेड करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को रिलीज़ करेंगे जो कि एक बायोगैस होती है। सिंपल सी बात है। जो हमारा 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है वो है पायरोलिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट रिफर टू। पायरोलिसिस एक तरीके का मेथड ही है वेस्ट मैनेजमेंट में, किस तरीके से वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर एरोबिक इंसिनेशन, हाई टेम्परेचर एनारोबिक डिस्टिलेशन ऑफ वेस्ट फॉर एनर्जी जनरेशन, एम्बियंट एरोबिक डिस्टिलेशन, एम्बियंट एनारोबिक डिस्टिलेशन। तो इसका होता है हाई टेम्परेचर एनारोबिक, ऑक्सीजन नहीं होती है डिस्टिलेशन ऑफ वेस्ट फॉर एनर्जी जनरेशन, जो एनर्जी जनरेशन में रोल प्ले करता है। पायरोलिसिस जो होती है एक तरीके की हीटिंग होती है, मटेरियल को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है आपका जो वेस्ट होता है, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा वो। अब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक मटेरियल डज नॉट कंबस्ट इंस्टीड ऑफ द केमिकल कंपाउंड एंड दैट इज़ द सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन। अब इसमें 3 चीज़ें जो होती हैं जो मेनली प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं आपकी बायो ऑयल, बायोचार एंड सिंगैस। बायो ऑयल्स जो प्रोड्यूस होता है वो आता है कंबस्टिबल गैस ऑफ द प्रोसेस होती हैं, जो उसके कंडेंस होने से लिक्विड पार्ट में जो बनता है वही आपका बायो ऑयल हो जाता है, जो एक लो ग्रेड का डीजल ऑयल होता है आपका। बायोचार जो होता है इसको भी हाई टेम्परेचर पे या फिर जो भी होता है उसको जब करेंगे तो वो ब्लैक हो करके कार्बन बन करेगा, फिर उसको कंडेंस होकर क्रिएट करके वो बायोचार बना देता है। इसको बहुत सारी रिमीडिएशन मेथड में भी यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, कई जगह अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। सिंग गैस को जो होती है ये परमानेंट गैसेस होती है, जो दी कॉम्बिनेशन मिक्सचर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और लाइट हाइड्रोकार्बन्स के कुछ होते हैं इसमें पाए जाते हैं, जो पायरोलिसिस प्रोसेस से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि पायरोलिसिस सेम हाई टेम्परेचर पे होगी जैसे इंसनेशन होता है, लेकिन इंसनेशन जो होता है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, प्रेजेंस ऑफ, और ये जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और उसमें क्या होता है कि आपके इंसिनेशन में क्या होता है कि बहुत सारी क्लोरीनेटेड और सॉक्स और नॉस कंपाउंड जो टॉक्सिक जो गैसेस होती हैं हवा में निकलती हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जो भी करती हैं। पायरोलिसिस को होता है ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कंबशन चीज़ें जैसे होंगी नहीं, तो उसमें तीन तरीके की गैसेस निकलती हैं जो होती हैं बायो ऑयल, बायोचार और सिंग गैसेस। और बस यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।